सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के भेड़ाघाट नगर परिषद के गोपालपुर यहाँ पर मौजूद प्राचीन गुंबदनुमा मठ की जानकारी लेने वाले हैं, जिसे पहले मुड़िया मठ कहा जाता था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तेवर इस गांव से मध्यकालीन बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जिस कारण यहाँ के स्थानिकों द्वारा इस मठ को बौद्ध मठ होने का दावा किया गया है। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के भेड़ाघाट नगर परिषद के गोपालपुर नाम का जो गांव है, यहाँ पर के पुरातात्विक स्थली पर या फिर यहाँ पर के एक मठ पर, जिसे बौद्ध मठ कहा गया। तो इस पुरातात्विक स्थली की जानकारी हम लेने वाले। अब सामने देख सकते हो, यहाँ पर भेड़ाघाट यानी एक घाट है और इस घाट में से नर्मदा नदी जो है वह बहती है। आगे एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर वाटरफॉल है जो काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर, और वहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर की जो पुरातात्विक जो स्थली है वे स्थित है। एक गुंबदनुसार संरचना का जो स्मारक है वे यहाँ पर है, और इसे जो है यहाँ के स्थानिक लोग जो है वे बौद्ध मठ कहते हैं। तो इस बौद्ध मठ के क्या पुरातात्विक साक्ष्य है, और ये जो बौद्ध मठ है क्या सच में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में रहा करते थे, या फिर यह बौद्ध मठ है या नहीं, उसकी हम जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ तक आने के लिए कच्चा रास्ता है, और यहाँ पर देखिए एक समिति का गठन कराया गया है, और उसके माध्यम से यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई सारे जो उत्सव है वो मनाए जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर एक फ्लेक्स लगाया गया है भगवान बुद्ध का। आइएगा, और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, ऊपर तक हम स्मारक तक जाते हैं, वहाँ तक इस प्रकार की जो सीढ़ियाँ हैं वे बनी है, और फेंसिंग भी देख सकते हो, और सारे यहाँ पर पंचशील के जो फ्लैग हैं वो लगे हुए हैं। हम इस पुरातात्विक स्थली के पास आए हुए हैं, और हमारे साथ आदरणीय भिक्षु संघ है, हमारे साथ पूजनीय भंते महाकारुणिक जी है। तो उनसे हम ये जो पुरातात्विक स्थल जो है उसकी जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि सब यहाँ पर जो कुछ कार्य हुआ है इस मठ के रिगार्डिंग, तो सब इन्हीं के सानिध्य में हुआ है और इन्हीं के माध्यम से किया गया। इन सभी के ये पूरी समिति है आपकी जबलपुर के जो उपासक संघ हो या फिर भिक्षु संघ हो, इनके माध्यम से यहाँ पर कार्य किया गया। भंते जी, ये जो मठ जो है यहाँ पर, ये बौद्ध मठ इस प्रकार का अन्य जगहों पर नहीं दिखाई देता। तो ये संरचना जो है यहाँ पर मठ की, मतलब स्तूप अलग होता है और ये मठ अलग है, तो ये मठ की जो संरचना है ऐसी संरचना अन्य जगहों पर नहीं दिखाई देती है। संरचना कौन सी संरचना से प्रभावित है या फिर कौन से शैली से प्रभावित है? जी जी, देखिए पुरातन समय से जो बुद्ध विहार बनाने की या मंदिर या मठ बनाने की जी जो परंपरा है, उसमें 3 प्रकार की शैलियाँ हैं, नागर शैली, पंचायतन शैली और वेसर शैली जी। तो ये पंचायतन शैली, ये पूरे जो जबलपुर में जितने भी मंदिर आप अधिकतम मिलेंगे वो पंचायतन शैली के मंदिर हैं, उनमें से ये आती है। और ये 2012 में जो है इसे आर्कियोलॉजी ने इसे प्रूफ किया, और उससे पूर्व यहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो गोपाल मंदिर से, जी हाँ, तो गोपालपुर में ये आता है। गोपालपुर बौद्ध मठ से प्राप्त जो मूर्तियाँ हैं वो नागपुर के अजायब घर में अभी रखी हुई है। और ये जो परिसर है, ये केंद्र जो है पूरे 32 एकड़ में, ये एकमात्र मठ का जो परिसर है वो 32 एकड़ में फैला हुआ है। और पूरे इस भूमि पर बौद्ध भिक्षुओं के समाधि स्थल, और जो है यहाँ पर एक बड़ा 60 फीट का बड़ा यहाँ पर बावरी भी है, और पूरे इस परिसर में फैले हुए हैं अवशेष
इस पूरे मठ के। अच्छा, ये मठ है या चैत्य है? क्योंकि चैत्य में हम मूर्ति की पूजा करते हैं या फिर स्तूप की पूजा करते हैं। जी, जी। और मठ में बहुत भिक्षु रहते हैं, तो मठ का स्थापत्य चौकोन आकार में होता है और उसमें खोले खोले, जैसे नालंदा का है, सारी खोलियानुमा मठ है वहाँ पे, मतलब जिसमें भिक्षु रहते हैं वो मठ मतलब वैसे मठ होता है। तो ये किस प्रकार का है? ये चैत्य है। चैत्य। ये चैत्य पूजा स्थल है, ये साधना स्थल है, मेडिटेशन और साधना के लिए है। जो मठ का आपने बहुत सही कहा, तो ये चैत्य है, पूजा स्थल है। पूजा स्थल है, मतलब प्रार्थना स्थल है। जी जी जी। लेकिन जैसे हम महाबोधि बुद्ध विहार का जो संरचना देखते हैं, वो संरचना जो है उसके ऊपर डोम नहीं बना, तो जैसे नागर शैली और पंचायतन शैली में और डायरेक्ट जो है ऊपर उन्होंने कलश लगाया हुआ है। तो एक जैसे हम आधुनिक मंदिर देखते हैं या फिर अन्य जो 10वीं 12वीं सदी के जो टेम्पल दिखते हैं, उनमें वो शैली दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर तो एक गुंबद दिखाई दे रहा है। तो ये स्तूप, जो बौद्धों में स्तूप की परंपरा है, अगर असल में स्तूप जो है उसका ये नक्शा है, और स्तूप ही मुख्य तौर से जो है गर्भगृह होते हैं। जी, हमने अन्य ऐसे कई सारे मठ देखे हैं। उन मठ के स्तंभों पर जो शैलियाँ होती है, आमतौर पर जैसे हम देखेंगे यहीं सांची के वाले क्षेत्र में देखेंगे तो स्तंभों पर विविध प्रकार के त्रिरत्न बने होते हैं, स्वास्तिक के चित्र बने होते हैं, या फिर बुद्धपाद बने होते हैं, या फिर बोधि वृक्ष जो है वो बना होता है, और वैसी शैली होती है। लेकिन यहाँ पर तो हमें जो शैली दिखाई दे रही है, मतलब जैसे हम देख पा रहे तो एक वक्राकार शैली दिखाई दे रही है, या फिर जो ये बोलते हैं हम फूलदान वाले जैसे, जी। वो सारी नक्काशी दिखाई दे रही है। यहाँ पर तो बौद्ध प्रतीक कुछ दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, बौद्ध प्रतीक हैं इसमें पूरे में जो बोधि वृक्ष है, भगवान बुद्ध को हम बोधि वृक्ष के रूप में भी पूजा करते थे, तो इस पूरे नीचे से ऊपर तक पूरे छोटे छोटे बोधि वृक्ष जो है, उन बोधि वृक्ष के पत्ते बनाए गए हैं। और बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि भगवान बुद्ध का यहाँ आगमन हुआ है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 4 जगह जो है अपने पदचरणों को स्थापित किया। उनमें से एक स्थान है जो है नर्मदा नदी के तट पर उनके द्वारा ये किया गया है। तो उनमें से एक गाथा है पाली सूत्रों में, यंग न मदाय नदिया पुलकेश चतीरे, यंग सच्चबंद गिर के सुमना चलंग अग्गे, यंग तंग योनिकापुरे मुनिनो च पादंग तंग पाद लंचंग शीर्षा नमामि। जिसका मतलब है, मैं अपने मस्तिष्क से उन पद चिन्हों को नमस्कार करता हूँ जो नर्मदा नदी के तट के रेत पर, सचबंद पर्वत पर, सुमनाचल की चोटियों पर और योनिकापुरी में मुनि द्वारा स्थापित हैं। तो भगवान बुद्ध के द्वारा नर्मदा नदी के इस तट पर, यहाँ पर तो सम्राट अशोक का जो आगमन और उनके गुरु मोगलीपुत्र तिष्य का, जब वो कहते हैं कि भगवान के कितने उपदेश हैं और उनके गुरु बताते हैं कि 84,000, तो 84,000 बौद्ध सूत्रों की जो पूजा है, उनके उपदेशों की उन्होंने एक एक स्तूप और चैत्य बना के की है। तो वो यहाँ पर आए हैं और उनका एक शिलालेख जो है यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर संरक्षित है। तो इसलिए जो है ये जो केंद्र है, स्थापना उस समय हुई है, लेकिन ये समय समय पर इसका रिनोवेशन होता रहा है और 11वीं सदी करचुरी काल तक इसका जो रिनोवेशन का कार्य हुआ है। और जैसे ही इसका पता चला कि ये बुद्धिस्ट साइट है, जिस समय इसकी घोषणा हुई, तो उस समय के एक जिलाधिकारी ने भी इसको जो है 2004 के आसपास, यहाँ के स्थानीय लोग मुझे बताते हैं, मुझे ठीक से मतलब उतनी जानकारी उसकी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं जिन लोगों ने इस पर काम किया है, वो कहते हैं 2004 में यहाँ पर एक जिलाधिकारी आए थे, उन्होंने यहाँ के जितने भी पुरातन मंदिर थे तो उनको सब पर काम करवाया था। तो ये जो आपको नया प्लास्टर दिख रहा है वो ये 2004 का, और ऊपर से जो आप देख रहे हैं जो निकल रहा है, ये यहाँ की ईंट को मिक्स करके पीस करके और इस तरीके का लगाया था। अच्छा, हाँ, तो ये बहुत नया है, लेकिन ये स्थापत्य जो है ये बहुत पुराना है और इसके स्थापना के जो एविडेंस हैं वो ईसा पूर्व 3री सदी के हैं गुरुजी। और इसमें चुनार पत्थर का प्रयोग हुआ है। गुरुजी, आपने कहा कि बुद्ध पद स्थापित किए 4 जगहों पर नर्मदा पर, तो यहाँ पर तो नर्मदा के तट पर कई सारे पुरातत्विक स्थल है, मतलब बौद्ध स्तूपों के समूह है, जैसे अभी देउर कोटार हुआ, या फिर आगे तालपुरा हुए, या फिर वो सारूमारू वाला एरिया भी वो उसके ही तट पे आता है सारा, तो वो भी तो हो सकते हैं। तो मतलब कसरावत भी हो सकता है। देखिए, नर्मदा नदी के तट के रेत पर, तो रेत का मतलब है नर्मदा नदी के एकदम जो बेस एरिया में जो जहाँ से पानी बहता है वो आए हैं। तो ये जो केंद्र है जो सबसे समीप है
ये तो घाट है ना गुरुजी, है ना, घाट है तो सबसे समीप है। तो मैं ये निश्चित तौर पर ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो निर्माण हुआ है, इतने सारे मठों का निर्माण हुआ है, भगवान बुद्ध के आगमन से प्रभावित होकर के ही हुआ है। ये तो यहाँ पर कुछ ऐसे ईसा पूर्व तीसरी सदी की हाँ, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मैं ये अभी प्रूफ कर पाऊं कि नहीं भगवान ने यहीं पर अपने पदचरण स्थापित किए। लेकिन अभी ऐसा कोई, अब मान लीजिए इस भूमि पर कोई उत्खनन हो, खुदाई हो और इस पर सरकार अगर एक्शन ले और कुछ काम करे, तो हो सकता है कि इसमें वह हाँ भूखलन में यहीं पर प्राप्त हो, हमें यहीं पर उसकी एविडेंस प्राप्त हो। बहुत सारी चीजें यहाँ प्राप्त हो सकती हैं जो दबी हुई हैं, लोगों ने वो भूमि दूसरे लोगों को जो है शासन प्रशासन की लापरवाही से आवंटन कर देना, तो इस तरीके की चीजों से बहुत सारी चीजों का तो एविडेंस जो है, पुरातन जो एविडेंस है उनको छिन्न भिन्न कर दिया गया है। जी, है ना। तो अभी ये स्मारक पूरा खंडित हुआ था गुरुजी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कई जगहों पर पैनल है, कई जगहों पर नहीं है जी अपने जो संरचना है। अब इसी को अब ये जी बोधि वृक्ष के पत्ते हैं, तो ये पत्ते दूसरे पंथों में या फिर दूसरे धर्मों के वास्तुओं में भी हमें दिखाई देते हैं ऐसे सेम एज इट इज। हाँ देखिए, किसी जगह पर भी आपको मैं कहूँ कि बुद्ध मूर्तियाँ और बुद्ध मंदिर का निर्माण, आपको बताएं कि जितनी भी भारतीय दार्शनिक परंपराएं हैं उनमें कहीं पर भी मंदिर निर्माण और मूर्ति निर्माण की परंपरा नहीं है जी। यज्ञ की परंपरा है ना, यज्ञ कुंड की परंपरा है, जहाँ मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है जी, कुटी है, आश्रम है जी, गुरुकुल है जी। लेकिन आपको कहीं ऐसा नहीं प्राप्त होगा कि जहाँ पर मठ बनाए गए हों जी, है ना। मठ बनाना, मूर्ति बनाना, स्थापत्य, अगर आप पूरे साक्ष्यों को देखेंगे तो पुरातत्व जो है विभाग और जितने भी हम स्थापत्य का अध्ययन करते हैं उसमें कहीं पर भी आप देखने के लिए मिलेगा तो सबसे पुराना इतिहास मिलता है कि पूरी दुनिया में, भारत में पूजित प्रतिमा के तौर पर सबसे पहले बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं और बुद्ध और बोधिसत्वों के मंदिर हैं जी। अब उसके बाद में अन्य लोगों ने भी मंदिर और मूर्तियों का निर्माण किया, तो वह बौद्ध स्थापत्य से प्रभावित होकर के किया जी। तो जितने भी स्थापत्य हैं वो नागर शैली, पंचायतन शैली या फिर जो है बेसर शैली, ये बौद्ध परंपरा की मूर्तियों और मठों से प्रभावित है। तो स्वाभाविक तौर से उन्होंने बौद्ध संरचनाओं से कुछ ना कुछ लिया है जो कि दिखाई देता है उनमें, या फिर उन पर कब्जा किया है जी जी जी। ये इसकी कितनी ऊंचाई है पूरे स्मारक की गुरुजी? मैं एग्जैक्ट इसे नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मापन तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक आइडिया जो है 60 और 80 के बीच में ऐसा लगाते हैं जी। और ये स्तंभ की संरचना के बारे में बताइए, क्योंकि स्तंभ के ऊपर जो हमें दिखाई देता है आमतौर पर जो वाव होती है गुजरात राज्य में, राजस्थान राज्य में, उनके ऊपर ऐसी संरचना होती है, या फिर वहाँ के मठों पर, मंदिरों पर, वहाँ के शैव वैष्णव मंदिरों पर ऐसे होते हैं। जी। कलश है, वो कलश वाला जो दिखाई दे रहा है ये पैटर्न। तो ये क्या है कि आर्ट की दृष्टि से बहुत सुंदर और अच्छा बनाने के लिए उस समय के आर्टिस्ट लोगों ने इसमें नई नई चीज़ों को ऐड किया जी। अब स्थापत्य में और भी इसके विषय में अध्ययन करने से और भी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी जी। आपने बाहर जिक्र किया था कि यहाँ पर से आपको साक्ष्य मिले थे, बाहर भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है छोटी वो मिली थी बोले थे आप, तो वो आप देखिए यहाँ पर ये स्मारक आप देख सकते हो, और ये पूरे गुंबद में आपको यहाँ पर जिस प्रकार से अर्च गुफाओं में बने होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अर्च आप देख पा रहे हो। आमतौर पर यहाँ पर मुगलों के समय पर या फिर मुगलों के बाद में जो अर्च बनाए गए थे, किलों में हो या फिर मंदिरों में हो या फिर स्मारकों में हो, उस प्रकार के जो अर्च है, अर्च दिखाई दे रहे हो। अर्च के साथ साथ यहाँ पर फूलों की नक्काशी दिखाई दे रही है। देखिए फूल, सारे जो फूलों की नक्काशी है वो यहाँ पर पूरे गोलाकार में जो है वो बनाई गई है। और ऊपर देखिए यहाँ का जो गुंबद है, गुंबद के अंदर वाला पोर्शन देखिए प्लेन है, उसकी जो संरचना है सिर्फ संरचना दिखाई देती है, और इस प्रकार का ये जो पूरा पैटर्न है वो दिखाई देता है। और यहाँ पर जो पूरा मंडप है, मतलब ये जो खोली, इस खोली में इसी प्रकार के सारे जो स्तंभ हमने बाहर से देखे, हमने जो कि बाहरी हिस्से में, वैसे अंदरूनी हिस्से में भी उसी प्रकार से थे। आप देखिए वही स्थापत्य जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बोधिसत्व पदम पाणी जो हाथ में वज्र लिए हुए हैं, और बोधिसत्व पदम पाणी को प्रणाम करने का जो मंत्र है वो यहाँ पर उत्कीर्ण है जी, है ना। तो ये जो है बोधिसत्व वज्र पाणी है, जो हाथ में वज्र, सिर खंडित हुआ है लेकिन वज्र हाथ में धारण किए हुए हैं जी। और यह जो है आप देख रहे हैं
दूसरा मूर्ति, ये हमें यहीं साफ सफाई करते हुए ऐसे प्राप्त हुआ। ये देखिए भगवान बुद्ध कमल पुष्प आसन पर विराजमान है और वरद हस्त उनका जो है, वरद मुद्रा में ये हस्त उनका है। तो ये देखिए भगवान बुद्ध की ये मूर्ति वरद हस्त वरद मुद्रा में यहाँ पर प्राप्त, ये पूरे घुटने पर ऐसे दिखाई दे रहा है, चिवर दिखाई दे रहा है। जी चिवर दिखाई दे रहा है। ये यहीं पर प्राप्त हुआ? यहीं प्राप्त हुआ, बाहर ऐसे झाड़ू लगाते हुए जी, मतलब इसको कुछ खुदाई नहीं करना पड़ा, जी जी जी, बल्कि ऐसे झाड़ू साफ सफाई करते हुए प्राप्त हुआ। ओके। और उसके बाद में ये जो है बोधिसत्वों का ये समूह है, जो बोधिसत्व है जो समूह है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा। और ये जो हिस्सा है ये हमें ऐसे प्रतीत होता है कि ऊपर टूटा हुआ ये देवी महामाया जो भगवान बुद्ध की माता है उनका जो है जो ये मूर्ति ऊपर टूटा हुआ मूर्ति है, और ये है ना, यहाँ पर भी है, दो मूर्तियाँ जो ये जो है कुछ ऐसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसे लगता है कि ऊपर इस तरीके का ये, और दो हाथी इस प्रकार से बीच में जो खड़े हैं जी, और यहाँ पर जो है बोधिसत्वों का ये समूह है। और दूसरा जो है ये जो मूर्ति है ये मूर्ति जो है खास करके साल भंजिका की प्रतिमा जो सांची में है और दरवाजे पर स्वागत और प्रणाम की मुद्रा में ये प्रतिमा वो प्रतिमा का हिस्सा है जी, ये प्राप्त हुआ है। गुरु जी ऐसे तो कई सारे शिल्प यहाँ पर बाहर भी, जैसे अभी गुम्बद वाला जैसे स्मारक ये दिख रहा है, ये जो मठ दिख रहा है, ऐसे मठ जैसे हमने रास्ते पर देखे कई सारे ऐसे 4-5 मठ है और सेम उसमें भी इसी प्रकार की शैली है, तो क्या वो भी उससे वो बौद्ध मठ है? यहाँ पर 10 प्राचीन बौद्ध मठ है। 10 प्राचीन बौद्ध मठों में पंचमठा मंदिर और कई ऐसे टेम्पल अभी जो हैं जो पुरातत्व के साक्ष्य में, और वहाँ नीचे पंचमठा मंदिर के नीचे जहाँ जो है एक बड़ा बरगद का पेड़ है उसके अंदर अच्छी अच्छी मूर्तियां वहां से चोरी हुई हैं और अभी भी कुछ मूर्तियां उसमें दबी हुई हैं, जो बोधिसत्व तारा और बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और बोधिसत्व पद्मपाणि की मूर्तियां अभी भी वहां मौजूद हैं। जो है अभी आपने ये बुद्ध रूप स्थापित किया, ये कब किया है और ये संरचना कब बनाई है? हाँ, असल में देखिए हम जब से यहाँ सेवा दे रहे हैं तब से मैं भगवान बुद्ध को यहाँ पर विराजमान देख रहा हूँ जी, मतलब आपसे पूर्व? हाँ, अच्छा। जब से हम यहाँ आए हैं तब से भगवान बुद्ध का रूप यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ चीजें अस्त व्यस्त थी। किसने किया ये, किसने बनाया ये मूर्ति, किसने स्थापित की यहाँ पर? अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि किसने स्थापित किया है, लेकिन हाँ ये पूर्व से स्थापित है। और हाँ यहाँ पर जो है थोड़ी चीजें अस्त व्यस्त थी, उनको व्यवस्थित करने का अभी प्रयास किया गया है। जी। तो अभी जो चीजें हैं यहाँ बहुत ऐसे बैठने के लायक नहीं था, पानी भरता था, खड्डे थे, तो इनको थोड़ा सा ये जो लेवल और ये थोड़ा सा बुद्ध रूप का जो आसन है उसको सुव्यवस्थित किया है। अभी ये सब हमारे निर्देशन में हुआ है। हाँ, लेकिन हम जब से आए हैं, जब से भगवान बुद्ध यहाँ पर विराजमान है और तब से हम यहाँ पर एक पेडेस्टल भी था बोलते हैं गुरु जी, एक वो बता रहे थे यहाँ पे पेडेस्टल था करके, एक पेडेस्टल यानी जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है, कमल आसन वाला। कमल आसन वाला तो वही पुराने से मतलब पत्थर थे ऐसे लगे हुए। फिलहाल अभी जो है इसको सुव्यवस्थित, बहुत ही टूटा फूटा था तो उसको अभी व्यवस्थित इसको किया गया है। जी, ऐसा है। जी। तो ये थे पूज्य कारुणिक भंते जी, तो इनका हम आभार व्यक्त करेंगे। और पूज्य भंते धम्मशरण जी हम कंटिन्यू जो है 2021 से निरंतर यहाँ रह करके इसके पूरे देखरेख और इसकी पूरी सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ के लोगों को मार्गदर्शन और बौद्ध मठ का जो एक तेजी से यहाँ पर कहें कि उत्थान की तरफ हम बढ़ पा रहे हैं और लोगों में जो जन जागरण और जन चेतना को हम फैला पा रहे हैं, उनके निर्देशन में एक गति हमें मिली है 2021 से। हम प्रयास तो कर रहे थे 2017 से, लेकिन वो गति नहीं थी। हम यहाँ पर यहाँ के जो स्थानिक है जबलपुर के निवासी है उनसे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आइए सर, दोमा राव सर हैं हमारे साथ। तो दोमा राव सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी ये जो स्थापत्य हम देख पा रहे, चलो अभी एक तो हम धार्मिक दृष्टिकोण से तो अभी हमने देखा, आदरणीय पूज्य भंते जी ने इसकी जानकारी दी है या फिर उन्होंने जो आधार रखे हैं, क्या वे आधार सच में इस स्थापत्य को लेकर वे मतलब खरे उतरते हैं? ये आधार जो अभी रखे हैं ये सारे भंते कारुणिक जी ने जो बताया है जी, हम उनकी बात से सहमत हैं जी, क्योंकि उनका अध्ययन भी इस कार्य में लग रहा है जी। हम लोग उतना अध्ययन नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग जो सामने चीज़ें देखते हैं जी, और कुछ किताबों में साक्ष्य मिलते हैं, उसके आधार पे हम लोग काम करते हैं। अच्छा। 2012 में
इसका प्रथम नोटिफिकेशन हुआ भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा और उनने इसको स्तूप का नाम दिया। ये बौद्ध स्तूप है, मठ। बौद्ध स्तूप है। ओके। और पहले इसको मुड़िया मठ के नाम से स्थानीय लोग जानते थे। और यहाँ पर भंते जी ने खुद बताया कि यहाँ पर तेवर में भी बुद्ध की मूर्तियाँ मिली। तो 2007 में तेवर में 40 फीट गहराई में बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो रानी दुर्गावती संग्रहालय में संरक्षित है। लेकिन केवल एक ही मूर्ति नहीं है, ऐसी कई मूर्तियाँ बुद्ध की जो है और तारा देवी की रानी दुर्गावती संग्रहालय में संरक्षित है। और 64 योगिनी है यहाँ नज़दीक में भेड़ाघाट के पास। और ये मठ है तो त्रिपुरी काल में कलचुरी काल में त्रिपुरी नाम था तेवर का, और उस त्रिपुरी के अंदर गोपालपुर ग्राम आता था। तो जब वहाँ पर तेवर में हमें बुद्ध की मूर्तियाँ या बुद्ध के अवशेष मिलते हैं तो ये माना जा सकता है कि गोपालपुर ग्राम भी बुद्ध के अवशेषों से या बुद्ध के मठों से संबंधित यहाँ कार्य होते रहे होंगे। बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ सामूहिक रूप से रहते होंगे और धम्म का प्रचार प्रसार करते होंगे। जी। तो अभी अब हमें ये स्थापत्य के बारे में बताइए। अभी ऊपरी जो ढांचा दिख रहा है, ऊपरी स्थापत्य दिख रहा है, ये कलचुरी समय का दिख रहा है और लगभग ये 700-800 साल पुराना लग रहा है। ज़्यादा प्राचीन नहीं दिखाई दे रहा। जैसे भंते जी ने कहा कि ये जो स्मारक है ईसा पूर्व 3री सदी का जो है उससे हो सकता है संभवतः। तो क्या मतलब अभी ये साक्ष्य, क्या इसके नीचे भी कुछ ढांचा रहा होगा? अभी पुरातत्व विभाग का यहाँ पर कार्य पूरा नहीं हुआ, ऊपरी ढांचे पर ही काम हुआ। लेकिन जैसे भंते जी ने बताया कि 2री-3री शताब्दी का सम्राट अशोक के काल का ये स्थापत्य कला रहा हो, लेकिन समय समय पर किसी भी कहना चाहिए इमारत का जीर्णोद्धार होता रहता है। तो जीर्णोद्धार जब होता है तो उस वर्तमान काल में जो भी कलाकार रहते हैं, कारीगर रहते हैं, वो अपनी कला का उसमें समावेश करते हैं।